नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त अंडरडॉग स्टोरी में डाइव करने वाले हैं जिससे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। एक अजीब सा दिखने वाला फोम का जूता जिसका शुरू में सबने मिलकर मजाक उड़ाया और फिर वही जूता एक $multi-billion कल्चरल फिनोमिनन बन गया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 में गल्फ ऑफ मेक्सिको में तैरती एक बोट पर। 3 दोस्त वहां बैठे थे और जब उनके सामने एक काले रंग का अजीब सा फोम का प्रोटोटाइप लाया गया तो ड्यूक हैंसन ने देखते ही कहा, स्कॉटी, ये बदसूरत है, मैं इन्हें नहीं पहनूंगा। उन्होंने लिटरली जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, पर उस वक्त उन्हें कहाँ पता था कि जिस जूतों पर वो आज हंस रहे हैं वही आगे चलकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और टीनेजर्स की पहली पसंद बनने वाला था। पहला हिस्सा, द अगली बिगिनिंग, अ बोट, अ लाफ एंड अ रेवलेशन। आइए देखते हैं कि ये एस्थेटिक तौर पर बदसूरत प्रोटोटाइप एक एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल ज़रूरत में कैसे बदल गया। अब देखिए, लुक्स का चाहे जितना मजाक उड़ाया गया हो, पर इनके फीचर्स एक्चुअली लाजवाब थे। वजन था सिर्फ 170 ग्राम। क्रॉसलाइट नाम का एक मटेरियल था जो पहनने वाले के पैरों के आकार में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता था। ये कंप्लीटली वाटर फ्रेंडली थे, तुरंत सूख जाते थे और क्लोज्ड सेल्फ फोम होने की वजह से बदबू आने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, गीली और फिसलन भरी सतह पर इनकी ग्रिप इतनी कमाल की थी कि ये बोटिंग के लिए एकदम इंडिस्ट्रक्टिबल और अल्टीमेट फुटवेयर बन गए थे। और यहाँ सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या थी पता है? इन जूतों का बदसूरत होना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 2002 के फ्लोरिडा बोट शो में फाउंडर्स को बहुत जल्दी समझ आ गया कि ये जो अगलीनेस है ना, यही एक्चुअली लोगों की भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। उस एक अकेले इवेंट में उन्होंने $30 के हिसाब से पूरे 1000 पेयर्स बेच दिए। उनका अजीब दिखना कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि वही उनकी अल्टीमेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गई थी। दूसरा हिस्सा, द मीटियोरिक राइज फ्रॉम द डॉक्स टू वॉल स्ट्रीट। बोट शो की एक छोटी सी स्टॉल से वॉल स्ट्रीट तक का सफर एकदम रॉकेट की स्पीड से तय हुआ। 2002 में लॉन्च के बाद सिर्फ एक साल में रेवेन्यू $1.2 मिलियन तक पहुंच गया। 2004 में ओरिजिनल टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उन्होंने $5.2 मिलियन देकर फोम क्रिएशंस को ही खरीद लिया। फिर एडवाइजर्स की थिंक ह्यूज वाली एडवाइस पर चलते हुए उन्होंने अपना मार्केट नर्सेज, शेफ्स और गार्डनर्स तक फैला दिया। नतीजा, 2006 में यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा फुटवेयर आईपीओ लॉन्च हुआ। उन्होंने $28 मिलियन रेज किए और इसके फाउंडर्स रातों रात मल्टी मिलियनेयर बन गए। पर अब आता है तीसरा हिस्सा, अ स्पेक्टैक्युलर डाउनफॉल, फ्लाइंग टू क्लोज टू द सन। जैसा कि अक्सर बड़ी बिजनेस सक्सेस स्टोरीज में होता है, ईगो और लालच रिटेल हिस्ट्री के सबसे खतरनाक डाउनफॉल का कारण बन गए। जब एक ब्रांड अपनी कोर आइडेंटिटी को भूल जाता है तो नतीजा डिजास्ट्रस ही होता है। कंपनी ने मार्केट में अचानक से 250 अलग अलग मॉडल्स की बाढ़ ला दी। गोल्फ शूज, रेन बूट्स, कपड़े, यहाँ तक कि सनग्लासेस भी ले आए। और सबसे अजीब कदम था उनका यू बाय क्रॉक्स लाइन, $280 की लग्जरी हील्स जिनके नाम डेंजरस डीवा और रेसी रॉकर रखे गए। मतलब सीरियसली, एक ब्रांड जो अपने सिंपल फोम शू के लिए जाना जाता था, जब उसने ऐसी अजीब चीजें बेचनी शुरू की तो लोगों में थकावट और नफरत पैदा हो गई। हालत ये थी कि टाइम मैगजीन ने इन्हें 50 वर्स्ट इन्वेंशंस में भी शामिल कर लिया था। और इस सब की कीमत क्या चुकानी पड़ी? $248 मिलियन। 2007 आते आते प्रोडक्शन डिमांड से इतना ज्यादा आगे निकल गया था कि कंपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री के एक समुंदर में डूब गई। जरा सोच कर देखिए, करीब 30 मिलियन जूतों के पेयर्स सिर्फ धूल खा रहे थे और कंपनी के पास $248 मिलियन वर्थ का सामान बिना बिके पड़ा था। नंबर्स देखिए, 2007 का सुनहरा दौर था। $168 मिलियन का प्रॉफिट और 24,000 करोड़ रुपए की शानदार वैल्यूएशन। लेकिन ठीक अगले ही साल एस्केलेटर सेफ्टी वार्निंग्स और 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने मिलकर ऐसा कहर ढाया कि $185 मिलियन का नुकसान हो गया। वैल्यूएशन गिरकर सिर्फ 300 करोड़ रुपए रह गई। ऑडिटर्स ने तो यहां तक वार्निंग दे दी थी कि इनका बचा रहना नामुमकिन है और इन्वेस्टर्स इसे एक ज़ॉम्बी कंपनी बुलाने लगे थे। चौथा हिस्सा, द कमबैक स्ट्रैटेजी, ट्रिमिंग द फैट। जब सब उम्मीद हार चुके थे, बिल्कुल तभी आई एक लाइफलाइन और शुरू हुआ एक ब्रिलियंट रेस्क्यू मिशन।
एंड्रू रीस नाम के एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने एक बेहद सीधा पर असरदार प्लान बनाया। $200 मिलियन की प्राइवेट इक्विटी आने के बाद उन्होंने डायग्नोस किया कि कंपनी अपने ही ओरिजिनल हीरो प्रोडक्ट से शर्मा रही थी, जो उस वक्त उनके रेवेन्यू का सिर्फ 16% था। तो उन्होंने बिना किसी रहम के सारी फालतू कैटेगरीज को बंद किया। फाइनेंशियल ब्लीडिंग रोकने के लिए 160 नुकसान वाले स्टोर्स बंद किए और नाइकी की तरह एक एसेट लाइट मॉडल अपनाते हुए खुद की फैक्ट्रीज बंद करके मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह आउटसोर्स कर दी। पूरा फोकस वापस उसी एक अगली शू पर लाया गया। पांचवा और आखिरी हिस्सा, द $1 बिलियन एम्पायर, द ब्लैंक कैनवस। इस टर्न अराउंड का असली मास्टर स्ट्रोक सिर्फ खर्चे कम करना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। असली जीनियस थे उस पुराने जूते को एक इंटरैक्टिव कैनवस के रूप में देखना, जिसे हम द जिबिट्स मैथ कह सकते हैं। एक तरफ वही ओरिजिनल $50 का क्लासिक शू, दूसरी तरफ हर जूते में दिए गए 26 होल्स। इन होल्स को एक कस्टम अपसेल का जरिया बनाया गया। जिबिट्स यानी छोटे डेकोरेटिव चार्म्स का यूज करके मैनेजमेंट ने एक ऐसी अपसेल स्ट्रैटेजी तैयार की जिसे देखकर सब दंग रह गए। अगर हर होल के लिए एक $5 का जिबिट्स लगाया जाए तो हर पैर पर $130 तक का एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया जा सकता था। इस एक मूव ने प्रॉफिट मार्जिन्स आसमान पर पहुंचा दिए। इस ब्लैंक कैनवस स्ट्रैटेजी ने कल्चर पर पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया। 2018 में पोस्ट मलोन के साथ आई उनकी कोलैबोरेशन लिटरली 10 मिनट में सोल्ड आउट हो गई। बैड बनी, जस्टिन बीबर और यहाँ तक कि KFC और बेलेंसियागा के साथ वायरल ड्रॉप्स ने हर तरफ हलचल मचा दी। हैरी पॉटर, मार्वल, डिज्नी और NBA जैसी फ्रेंचाइजेस के साथ डील्स हुई। जल्द ही 70% से ज़्यादा कस्टमर्स इन जूतों के साथ जिबिट्स खरीदने लगे और ये ब्रांड नई जनरेशन का अल्टीमेट कस्टमाइजेबल एक्सेसरी बन गया। और फिर दुनिया में आया एक परफेक्ट स्टॉर्म। 2020 में जब पेंडेमिक हिट हुआ तो इन जूतों का कंफर्ट और इजीली सैनिटाइज हो जाना इन्हें अल्टीमेट लॉकडाउन फुटवेयर बना गया। इसके साथ ही टिकटॉक पर $1000 क्रॉक्स चैलेंज आग की तरह फैला, जिसने 30 बिलियन व्यूज हासिल किए। पेंडेमिक की सख्त जरूरत और टिकटॉक की एंडलेस फ्री पब्लिसिटी ने मिलकर एक ऐसा तूफान लाया जिसने ब्रांड को नई उड़ान दे दी। रेवेन्यू की ये ग्रोथ किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2003 में जहां रेवेन्यू सिर्फ $1.2 मिलियन था, 2007 की पीक पर ये $847 मिलियन तक गया। फिर कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर थी, लेकिन स्मार्ट रीस्ट्रक्चरिंग और वायरल मार्केटिंग की बदौलत 2024 आते आते यही रेवेन्यू सीधा $4.1 बिलियन की हाइट पर पहुंच गया। दुनिया सबसे पहले उस चीज पर हंसती है जो बाकियों से अलग होती है, फिर वो उसे आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करती है और आखिर में उसे सेलिब्रेट करती है। ये कहानी साबित करती है कि अपनी कोर आइडेंटिटी से भागना एक डिजास्टर हो सकता है, लेकिन उसी चीज को पूरी शिद्दत से अपनाना जो आपको यूनिक बनाती है, चाहे दुनिया शुरू में कितना भी मजाक उड़ाए, किसी दिन एक अटूट एम्पायर खड़ा कर सकती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा कि आज के इस दौर में ऐसे कितने अनोखे और शानदार आइडियाज सिर्फ इस डर से छुपाकर रखे गए हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। एक अजीब से दिखने वाले फोम शू की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि शायद सबसे अनकन्वेंशनल आइडियाज ही सबसे बड़ी क्रांति ला सकते हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।